नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एक कोलकाता आरओसी के रीसेंट ऑर्डर की, जिसके अंदर कंपनी के ऑडिटर पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन हैं उनके डिफॉल्ट करने पर सेक्शन 150 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। तो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी क्यों लगाई, क्या होता है सेक्शन 143, उसका क्या कंट्रावेंशन कर दिया कंपनी ने, सेक्शन 450 के अंदर ही क्यों पेनल्टी लगाई गई, सेक्शन 129 क्या कहता है, और हम इस तरह की पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं, स्पेशली अगर हम प्रोफेशनल हैं या फिर कंपनी है, कंपनी के ऑडिटर्स पे ये पेनल्टी लगाई गई है हालांकि, लेकिन हमें ये जानना जरूरी रहता है कि हम इस तरह की पेनल्टी से कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या कहता है। आप देख पा रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है एडजुडिकेशन ऑर्डर है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 454(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड विद रूल 3 ऑफ द कंपनीज एडजुडिकेशन पेनल्टी रूल 2014 है। और ये जो ऑर्डर आया है 15/2/2024, मतलब रिसेंट में ये ऑर्डर आया है। और नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब सेक्शन 143 का नॉन कंप्लायंस किया कंपनी के ऑडिटर ने, उस वजह से ये पेनल्टी आई है फ्रेंड्स। चलिए अब समझ लेते हैं सेक्शन 143 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 143 में कुछ पावर्स और कुछ ड्यूटीज दे रखी हैं ऑडिटर को, एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। तो कुछ पावर हैं ऑडिटर को, जो कि कंपनी का ऑडिट करता है, मतलब वो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले सकता है, वाउचर्स की एंट्रीज देख सकता है, वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एनी अदर प्लेस शैल बी इंटाइटल टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज ही मे कंसीडर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज ए ऑडिटर। लोन एंड एडवांसेस दिया है बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड। तो ये चीज़ें वो पूछ सकता है, जो ट्रांजैक्शंस कंपनी ने की है वो कैसे है, कंपनी के इंटरेस्ट में है या नहीं है, ठीक है। एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज ए डिपॉजिट तो नहीं है, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं चार्ज किए हैं रिवेन्यू अकाउंट्स के अंदर। तो ऑडिटर के पास यहाँ पे कुछ पावर्स हैं, तो ऑडिटर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑडिटर अपनी जो रिपोर्ट देता है उसमें क्या स्टेट करेगा, ये भी सेक्शन 143 के अंदर मेंशन किया गया है कि वेदर ही हैज़ शॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच इज़ द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन, वेदर the reports on accounts of any branch office of the company audited under subsection 8 by the person other than company's auditors has been sent to him, whether the company's balance sheet and profit and loss account dealt with the report are in agreement with the books of accounts and returns, whether in his opinion the financial statement comply with the accounting standard, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बने हैं या नहीं बने हैं, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और अ मैटर विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनरी ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीज़ें, वेदर द एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर, ये अपनी रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन करेगा। जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन ऑडिटर करेगा। वेदर द कंपनी हैज़ एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आईएफसी बनाई है या नहीं बनाई है, ये भी वो मेंशन करेगा। और सच अदर मैटर्स एज में बी प्रेस्क्राइब, तो एज में बी प्रेस्क्राइब ये है आपका रूल 11, जिसके अंदर और भी मैटर्स यहाँ पे दिए हैं। तो मैं ये कंप्लीट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। सेक्शन 143 जिसके अंदर आपको पावर्स भी दिए हैं ऑडिटर्स को, और कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। और 143 का सबसेक्शन 9 कहता है हर ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अगर कंप्लाई नहीं किया तो भी वो इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस माना जाएगा फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इस पर हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। तो आरओसी को सेक्शन 206 के अंदर जब इंक्वायरी वो करता है, 206 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको अपने पास मंगाने का अधिकार होता है। तो उसके अंदर वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाता है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में कई वॉयलेशंस जो कि सेक्शन 143 के हैं वो मेंशन यहाँ पे कर रहा है फ्रेंड्स। तो पहला जो कंट्रावेंशन है ऑफ द सेक्शन 143 वो ये है कि कंपनी के 2 शेयर होल्डर थे जिनके पास 62% और 32% शेयर्स थे रिस्पेक्टिवली,
which is more than 20% of voting powers in 15-16 financial year 15-16 में, and therefore they are related parties, and दो शेयर होल्डर्स उसके बाद 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20 में जिनके पास 47.96 ईच ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इनके पास है, जो कि 20% से ज़्यादा होते हैं, एंड दे आर रिलेटेड पार्टीज। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, कंपनी के ऑडिटर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया। तो ये क्लियर वायलेशन था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का, जो कि सेक्शन 143 कहता है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन नंबर 2 की, जो कि कहता है कि सेक्शन 143 का जो कॉन्ट्रावेंशन हुआ है 2016 में 17, 18, 19, 20 की जो बैलेंस शीट थी उसके अंदर जो फिगर्स थी 6.96 लैक्स की, 2.68 की, इस तरह के ये फिगर्स हैं रिस्पेक्टिवली, ड्यू टू अदर्स करके मेंशन किया हुआ था अंडर द हेड ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में ही मेंशन किया हुआ है विदाउट स्टेटिंग वेदर दे आर ड्यूज टू एमएसएमई, कि वो एमएसएमई को है या नहीं है, ठीक है, ये मेंशन नहीं किया हुआ था। देयर बाय अफेक्टिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटिंग अफेयर्स, ये कौन कह रहा है? आरओसी कह रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा है कंपनी के अफेयर्स का। द सेम हैज़ नॉट बीन कमेंटेड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। देयर बाय लीडिंग टू वायलेशन ऑफ सेक्शन 143। रीड विद सेक्शन 129, अभी 129 को अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 143, अगला जो कंट्रावेंशन है वो कहता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 15-16, मतलब 2024 में ये ऑर्डर आया है, 2015-16 के ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसमें कहता है कि उसके अंदर 2015-16 में अदर्स एडवांसिस का जो हेड था, अंडर द हेड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसिस था, विदाउट स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ सच एडवांसिस, मतलब उस एडवांस का इन्होंने नेचर मेंशन नहीं किया एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर ये रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो ये क्लियर जो है वायलेशन था सेक्शन 143 का। उसके अलावा जो फोर्थ कंट्रावेंशन यहाँ पे दिया है इन्होंने, ये कहते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है, ए कंपनी शैल डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब नोट्स के थ्रू एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देगी रिगार्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। अगर एक्सपेंडिचर और इनकम हुई है एनी आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज़ एक्सीड 1%, 1% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, और 1 लाख विच एवर इज हाई, इन दोनों में से अगर कोई भी ज़्यादा हो या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, तो उस केस में आपको मेंशन करना होता है, क्या मेंशन करना होता है कि आपको एडिशनल नोट्स के रूप में उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। द सब्जेक्ट कंपनी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज सोन द इनकम एक्सपेंस, वो उन्होंने शो किया 51 लैक्स, 50 लैक्स, ये सारे क्या हैं 40 से 50 लैक्स के बीच में इन्होंने मेंशन किया या उससे ज़्यादा मेंशन किया है। लेकिन अबाउट टेबल इज क्लियर दैट द सब्जेक्ट कंपनी हैज़ फेल्ड टू गिव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जबकि ये एक्सीड कर रहा है, ये कह रहे हैं एक्सीड कर रहा है 1% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एंड 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल ये पूरा नहीं कर पा रहा है और ऑडिटर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। तो क्लियर वायलेशन है सेक्शन 143 और सेक्शन 129 का। ठीक है, तो 129 को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेक्शन 129 जो कि बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 के अंदर जो नोटिफाइड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, एंड शैल बी इन फॉर्म और फॉर्म्स एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर द डिफरेंट क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर बैलेंस शीट जो भी पीएनएल जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 के अंदर दिया है, जो भी एनेक्सर्स हमें कैसे बनाने हैं शेड्यूल 3 के अंदर प्रोवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसमें एक चीज़ और है कि आपको एवरी जनरल मीटिंग के अंदर जो भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर सच मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो आपको जनरल मीटिंग में लेट डाउन करनी पड़ती है हर साल। और अगर
आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो या उससे कुछ डेविएशन है तो आपको उसका रीज़न देना पड़ता है और आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। ये इसका सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई डेविएशन होता है तो उसका रीज़न देना है और वो रीज़न का इफ़ेक्ट क्या होगा ये आपको मेंशन करना रहता है, बताना रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करना रहेगा। तो ये हुई बात सेक्शन 129 की फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं सेक्शन 450 के अंदर ही पेनल्टी क्यों लगाई गई। सेक्शन 450 क्लियर कहता है कि अगर इस एक्ट का अगर वॉयलेशन करोगे और इस एक्ट के अंदर किसी प्रोविज़न का आप अगर वॉयलेशन करते हो, उस प्रोविज़न में अगर पेनल्टी नहीं दी हुई है तो सेक्शन 450 के अंदर हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। तो पेनल्टी जो रहेगी वो पेनल्टी क्या रहेगी, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु हैज़ डिफॉल्टेड और सच अदर पर्सन शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन द फर्दर पेनल्टी ऑफ 1,000 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द कंट्रावेंशन कंटिन्यूस, subject to maximum of 2 lakh rupees in case of company, 50,000 rupees in case of an officer in default और any other person। तो यहाँ पे ये any other person की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी क्या लगाई है फ्रेंड्स, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो जो पेनल्टी 1.5 लाख की टोटल लगाई है, तो वॉयलेशन अंडर सेक्शन 143 के अंदर जो पेनल्टी लगाई है 10,000 रुपये की पेनल्टी 4 साल के लिए लगाई, तो 40,000 रुपये यहाँ पर हो गए। तो हर साल इन्होंने 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। ऐसे ही 1 साल की 10,000 लगाई है इन्होंने, 10,000 इंटू में 5 ईयर्स, तो ये हो गई आपकी 50,000 और यहाँ पर 10,000 प्लस 1 तो ये हो गई 10,000 और ये 10,000 इंटू में 5 तो ये हो गई 50,000 की। तो इस तरीके से इन्होंने चारों जो कंट्रावेंशन थे उसके ऊपर पेनल्टी ईयर वाइज इन्होंने लगा दी है। तो टोटल ये पेनल्टी बन गई 1.5 लाख रुपए। तो इस पेनल्टी के लगने का कारण आप समझ सकते हो कि कई बार हम लोग जो हैं प्रोफेशनल्स हैं या फिर कंपनी के ऑफिसर्स हैं या कोई भी कई चीज़ें मिस कर देते हैं या फिर कई चीज़ें स्किप कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वहीं हमारी मिस्टेक हो जाती है। कई बार हमें जल्दी होती है, हमें जल्दी फाइलिंग करनी होती है, हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है या कई बार हमें अदर तरह के प्रेशर्स होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, लॉ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, अदरवाइज़ हमारे ऊपर पेनल्टी आ सकती है। अभी नहीं आएगी तो फ्यूचर में आ सकती है, और फ्यूचर कितना यहाँ पे 8-9 साल के बाद भी पेनल्टी लगाई जा सकती है आरओसी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपने जो भी आप काम असाइनमेंट करते हैं या फिर आप कंपनी है तो अपनी कंपनी के जो भी बैलेंस शीट्स हैं उनको ध्यान से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई डाउट है या कोई आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।